दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों राजस्थान जो जीके है उसकी सीरीज चल रही थी हमारी, राजस्थान का भूगोल जो हमने स्टार्ट कर रखा है। उसके अंदर हमारा जो दूसरा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश की जनरल जो इन्फॉर्मेशन है, जो सामान्य जानकारी है, वो कल की क्लास में हमने कंप्लीट कर ली थी। आज की जो क्लास में है, जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है वो 4 भागों में विभक्त है। उसमें से पहला जो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उसके बारे में इस क्लास में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पास वाला घंटी का आइकन भी प्रेस करिएगा, ताकि नेक्स्ट जो क्लास है वो आपका नोटिफिकेशन उसका मिल सके। ठीक है, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। आगे जो है हम राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है 4 भागों में राजस्थान को बांटा गया है, उन 4 भागों को विस्तृत से हम अध्ययन करेंगे। आज जो ये क्लास है उसमें जो राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पहला जो भाग है उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों परीक्षा उपयोगी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है टॉपिक रहने वाला है। जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं राजस्थान के भूगोल के अंदर। जो भौतिक प्रदेश है उनसे जो भी क्वेश्चन बनता है तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर बनता है दोस्तों, तो इसको आप गहराई से अच्छे से समझना दोस्तों। तो बात कर लेते हैं, शुरू करते हैं। जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हैं वो जो सबसे पहले भू अभिसंधिति हुई थी, उसके अंदर जो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड और एक तैतीस सागर था, जिसे पेंथलासा कहा जाता था पहले, वो तैतीस सागर था, उसका अवशेष माना जाता है वर्तमान के अंदर। ठीक है, जो तैतीस सागर है उसके अन्य जो प्रमाण की बात करें, अन्य प्रमाण हैं वो खारे पानी की झीलें हैं राजस्थान के अंदर। जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं वो भी इसके प्रमाण माने जाते हैं। कोयले का जमाव भी इसका प्रमाण है। समुद्री वनस्पति होना भी जो तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है। ठीक है, अब अगर बात करें हम जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हैं वो विश्व के सापेक्ष किसका हिस्सा है। विश्व के सापेक्ष अगर बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप के जो सारा मरुस्थल है उसका भाग माना जाता है। जो थार का मरुस्थल है या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हैं वो विश्व के सापेक्ष अफ्रीका महाद्वीप के सहारा मरुस्थल का जो भाग माना जाता है, जो कि ग्रेट पोलियो आर्कटिक का भाग है। ठीक है, ग्रेट पोलियो आर्कटिक का भाग है। ग्रेट पोलियो आर्कटिक मतलब क्या हुआ, जो सहारा मरुस्थल, अरब मरुस्थल और थार मरुस्थल है वो क्या है, मिलकर क्या है, ग्रेट पोलियो आर्कटिक जो है कहलाता है। अगर बात करें हम भारत के सापेक्ष जो थार का मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो जो भारत के अंदर थार का मरुस्थल है उसका भाग माना जाता है। ठीक है, थार का मरुस्थल को पाकिस्तान में जो है चेलिस्तान नाम दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर चेलिस्तान बोला जाता है। थार का मरुस्थल भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से, एक तो राजस्थान हो गया, सर्वाधिक राजस्थान के अंदर है। ठीक है, राजस्थान के अंदर 61.11% है। बाकी जो 0.38% है वो जो अलग है, गुजरात है, हरियाणा है, पंजाब है, इनके अंदर फैला हुआ है। राजस्थान के अंदर बात करें जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसका क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल राजस्थान का जो 61.11% हिस्सा है। ठीक है, 61.11% हिस्सा है। विस्तार की बात करें तो ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो राजस्थान के 12 जिलों के अंदर फैला हुआ है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, पाली, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, इन 12 जिलों में जो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश फैला हुआ है। नेक्स्ट जो है नोट लगा के यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, वो है राजस्थान में मरुस्थलीय भाग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जो पटवार 2016 का एग्जाम हुआ था, पटवार 2016 का, उसमें पूछा गया था मरुस्थलीय भाग की जो भाग का क्षेत्रफल कितना है, तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 52% भाग है। प्रतिशत में बात करें तो राजस्थान का है 52% भाग है। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थलीय थार के मरुस्थल का 60% भाग पर आता है। 60 यहाँ पे लगभग ये जो है 61.11% भाग पर राजस्थान के अंदर आता है ये। ठीक है, वैसे अगर बात करें तो 60% है और राजस्थान के अंदर 61.11% है। अगर बात करें विस्तार की, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसका विस्तार की बात करें तो विस्तार है जो उत्तर से दक्षिण की बात करें तो वो 640 किलोमीटर है, और दो पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 300 मीटर जो है इसकी चौड़ाई है। लंबाई 640 किलोमीटर है और चौड़ाई है 300 किलोमीटर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके ढाल की, जो ढाल किधर से किधर तक है, तो ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसकी ढाल है
ठीक है। जनसंख्या की बात करें तो राजस्थान में लगभग यहाँ पे 40% जनसंख्या निवास करती हैं। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है 61.11%, यहाँ पे जो 61.11% जो इसका क्षेत्रफल है और उसमें 40% जनसंख्या निवास करती हैं, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पे लगभग 60% मान सकते हैं हम, और उसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। तो क्या है, ये सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्या है, मरुस्थल है, जिसमें जैव विविधता भी सर्वाधिक पाई जाती है, यहाँ पे जीवों की विविधता भी पाई जाती है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसको डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद हैं उसने रुक्ष प्रदेश कहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार आता है। जो पश्चिमी मरुस्थलीय है उसको डॉक्टर ईश्वर प्रसाद हैं, उन्होंने रुक्ष प्रदेश कहा है, ठीक है। नेक्स्ट, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ पे मिट्टी की बात करें तो रेतीली बालू मिट्टी है। यहाँ पे बालू मिट्टी को जो है वैज्ञानिक नाम है एरिडोसोल, यहाँ पे वैज्ञानिक नाम है। उत्पादन क्षमता जिसकी कम होती है और यहाँ पे नाइट्रोजन और ह्यूमस का अभाव होता है, जिस कारण क्या है यहाँ पे उपजाऊपन की कमी होती है। जल ग्रहण क्षमता की बात करें तो यहाँ पे जल ग्रहण क्षमता कम होती है क्योंकि कण बड़े होते हैं। एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2006 के अंदर बाड़मेर के कवास क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी, जिसका कारण है भूगर्भ में जिप्सम का जमाव। यानी बाड़मेर के कवास क्षेत्र में 2006 के अंदर बाढ़ आई थी, उसका कारण था जिप्सम का, वहाँ पर जिप्सम का जमाव है, जिप्सम पानी को सोखता नहीं है, इस कारण वहाँ पे बाढ़ आ गई थी। नेक्स्ट बात करें पश्चिमी मरुस्थलीय के भाग के अंदर हम जो वर्षा है वो कितनी होती है, तो वर्षा यहाँ पे 20 से 50 सेमी वर्षा होती है, ठीक है। पश्चिमी मरुस्थल के पश्चिमी सीमा यानी समगांव जैसलमेर, पश्चिमी मरुस्थल है उसका पश्चिमी जो भाग है समगांव जैसलमेर में 0 सेमी वर्षा होती है, यानी वहाँ पे किसी भी प्रकार की वर्षा नहीं होती है, यानी वहाँ पे वनस्पति विहीन जो गांव समगांव जैसलमेर हैं, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। थार मरुस्थल की पूर्वी सीमा 50 सेमी समवर्षा रेखा, जो 50 सेमी वर्षा रेखा है वो निर्धारण करती हैं, ठीक है। अब बात करें, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये राजस्थान का थोड़ा सा मैप है मान लो, ठीक है। यहाँ पे ये अरावली जा रही है, यहाँ जो अरावली हैं ये जो हैं यहाँ पे 0 मान सकते हैं हम, और यहाँ पे जो है 50 सेमी समवर्षा रेखा है। इसके मरुस्थल के बीच में से एक गुजरती है रेखा, वो 25 सेमी समवर्षा रेखा होते हैं, 0 से 25 और 25 से 50, ठीक है। इस प्रकार से आगे मैं बता दूंगा बांटा गया है राजस्थान को, पश्चिमी मरुस्थलीय को, ठीक है। अगर बात करें अर्थव्यवस्था की, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसकी अर्थव्यवस्था की, तो यहाँ पे पशुपालन किया जाता है, कृषि की जाती है। कृषि के अंदर खरीफ की फसल बोई जाती है, ग्वार, मोठ, ज्वार, उड़द, बाजरा, ये सारी यहाँ पे चक्रीय फसल बोई जाती है, यानी चक्रण के द्वारा, जैसे एक बार ग्वार बो लिया, एक बार जो बाजरा बो लिया, इस प्रकार से एक बार तिल बो लिया, इस प्रकार से यहाँ पे खेती की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, जो मरुस्थलीय भूमि होती है उसमें उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए जो उत्पादन क्षमता है वो नाइट्रोजन से बढ़ती है, जिसे हम वर्तमान में जो यूरिया यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन जिसमें 46% होती है, नाइट्रोजन 46% होती है, यूरिया यूज़ करते हैं, तो वो उत्पादन क्षमता बढ़ाती हैं। तो एक जैसे जैविक फसल भी है, ठीक है, फसलें भी इस प्रकार की हैं जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा वो बढ़ाने का कार्य करती है, जैसे मूंग है, मोठ है, उड़द है, इनकी जड़ों में क्या है, राइबोजियम जीवाणु पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन क्षमता बढ़ाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें अगर वनस्पति की बात करें, वनस्पति की उसमें बात करें तो वहाँ पे मृदविद वनस्पति पाई जाती है, कांटेदार जिसे बोला जाता है, झाड़ीनुमा जो वनस्पति होती है, और वैज्ञानिक उसको जीरोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें एक समस्या है, अपर्दन की समस्या है, ठीक है। यहाँ पे जो अपर्दन होता है वो क्या होता है, वायु द्वारा अपर्दन होता है। इसका कारण क्या है, रेतीली मिट्टी है, यहाँ पे रेतीली मिट्टी है, जो वायु के कारण क्या होती है, यहाँ पे इनका कटाव हो जाता है जिससे अपर्दन होता है। अगर यहाँ पर बात करें पानी की, तो पानी एक नहर यहाँ पे है मेन मुख्य, IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है, वर्तमान में इस नहर का जो प्रभाव है उससे क्या होता है, रबी फसल और व्यापारिक फसल का उत्पादन होता है यहाँ पे, ठीक है। खरीफ फसल में तो क्या है, वर्षा हो जाती है जिससे क्या है, खरीफ की फसल पक जाती है। रबी की फसल और व्यापारिक फसल जो होती है उसमें क्या है, जो नहर का पानी दिया जाता है। IGNP जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की मुख्य नहर है, जो IGNP है इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, उसके कारण वर्तमान में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर सेम की समस्या उत्पन्न हो रही है, जो कि सर्वाधिक राजस्थान के अंदर बड़ोपड़ हनुमानगढ़ के अंदर
ये जो सेम की समस्या सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है पश्चिमी मरुस्थलीय। मरुस्थल में धरातल की बनावट वर्षा समान, जलवायु समान नहीं होती है। ठीक है, अतः इस प्रदेश को 3 प्रकार से विभाजन किया गया है इसका। ठीक है, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। किस किस भागों में बांटा गया है, किन किन भागों में बांटा गया है? एक तो है वर्षा के आधार पर, पहला जो पार्ट है वो वर्षा के आधार पर इसको बांटा गया है। वर्षा के आधार पर बात करें तो पहला जो है वो है शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को महान मरुस्थल कहते हैं। दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल के अंदर क्या होता है, वर्षा 0 से 25 सेमी होती है और ये बीकानेर जो क्षेत्र है वो है स्तूप युक्त क्षेत्र जो है। ठीक है, अर्ध शुष्क के अंदर बात करें तो अर्ध शुष्क के अंदर 25 से 50 सेमी वर्षा होती है। जो शुष्क मरुस्थल है वो पश्चिमी सीमा, शुष्क मरुस्थल की पश्चिमी सीमा है 0 सेमी वर्षा जो होती है, जहाँ पे क्या है समगाम जैसलमेर इसका मुख्य बिंदु है। पूर्वी बात करें, पूर्वी भाग तो 25 सेमी वर्षा है, वो बाड़मेर का है। ठीक है, अगर बात करें अर्धशुष्क मरुस्थल की, अर्धशुष्क मरुस्थल में पश्चिमी सीमाएँ 25 सेमी है और पूर्वी सीमा 50 सेमी यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो इसका वर्गीकरण है, दूसरा जो वर्गीकरण बालुका स्तूप वितरण के आधार पर। बालुका स्तूप के आधार पर 2 भागों में, बालुका स्तूप सहित और बालुका स्तूप विहीन क्षेत्र। ठीक है, और तीसरा जो हमारा है वो धरातल के आधार पर, तीसरा है वो है धरातल के आधार पर। धरातल के आधार पर बात करें तो रेग है, इरग है और हमादा है, इन 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो हमने अभी देखा है यहाँ पे वर्षा के आधार पर जो है शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शुष्क मरुस्थल जो है वर्षा के आधार पर उसकी। शुष्क मरुस्थल में क्या होता है 0 से 25 सेमी यहाँ पे वर्षा होती है। जिले कौन कौन से आते हैं? जिले आते हैं बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जिले आते हैं। उपनाम की बात करें यहाँ पे तो उपनाम है महान मरुस्थल, बालुका स्तूप सहित, रेत के टिल्ले अधिक यहाँ पे है, मिट्टी रेतीली है, अपर्दन वायु अपर्दन होता है यहाँ पे। ठीक है, मरुस्थल मार्च, यहाँ पे मुख्य समस्या मरुस्थल मार्च है। बालुका स्तूपों का आगे बढ़ना, यानी मरुस्थल का आगे बढ़ना जिसे बोला जाता है वो क्या है, यहाँ पे मरुस्थल का मार्च कहलाता है। बालुका स्तूप यानी जो रेत के टिल्ले होते हैं वो हवा से उनकी रेत आगे से आगे चलती रहती है और आगे टिल्ले बनते जाते हैं, उसे रेगिस्तान का मार्च भी कहा जाता है या मरुस्थल का मार्च भी कहा जाता है। ठीक है, प्रसिद्ध स्थान की बात करें तो नाचना गाँव जैसलमेर है, यहाँ पे प्रसिद्ध स्थान है। नेक्स्ट है, अगर बात करें जो शुष्क मरुस्थल है उसमें बालुका स्तूप है। ठीक है, बालुका स्तूपों को प्रकार की बात करें वनस्पति के आधार पर, एक तो है वनस्पति के आधार पर, एक है आकृति के आधार पर। वनस्पति के आधार पर बालुका स्तूपों की बात करें तो एक वनस्पति विहीन होता है, एक वनस्पति सहित होता है। ठीक है, यहाँ पे जो दोहरे होते हैं, रेत के टिल्ले होते हैं जो दरियन कहलाते हैं। ठीक है, जो दोहरों के मध्य का रास्ता होता है उसे कारवा कहा जाता है। ठीक है, जो रेत के टिल्ले होते हैं उनके मध्य का स्थान जो होता है वो कारवा कहलाता है। नेक्स्ट है आकृति के आधार पर, अगर हम बात करें तो आकृति के आधार पर बहुत सारे प्रकार है। बरखान बालुका स्तूप, अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप, अनुप्रस्थ है, पैराबोलिक है, सुबर काफिज हैं, नैवेख्या है, तारा है, नेटवर्क है, दरियन, ये सभी बालुका स्तूप के प्रकार हैं, ये आकृति के आधार पर हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें जो आकृति के आधार पर बालुका स्तूप हैं उनकी बात करें, बरखान बालुका स्तूप सबसे इम्पोर्टेंट आज तक के जो इससे क्वेश्चन आया है, तो इसी से क्वेश्चन आया है कि जो अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप है इनमें से कौन सा है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन सा है, वो है अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप की बात करें तो वो बरखान बालुका स्तूप ही होता है। ठीक है, यह स्तूप सर्वाधिक गतिशील एवं सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। सबसे जो विनाशकारी स्तूप की बात करें तो बरखान बालुका स्तूप होते हैं। अगर बात करें बरखान की जो क्षेत्रफल है उसका क्षेत्र कहाँ पे है, जैसलमेर, बाड़मेर, ओश, जोधपुर में और शेखावाड़ क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, बरखान बालुका स्तूप सर्वाधिक जो है भालेरी चूरू में और न्यूनतम है मंडावा झुंझुनू के अंदर पाया जाता है। जो बरखान बालुका स्तूप है उसकी ऊंचाई की बात करें तो 20 से 30 मीटर होता है और लंबाई है 50 से 100 मीटर इसकी लंबाई होती है। राजस्थान में सर्वाधिक बालुका स्तूप बरखान पाए जाते हैं, यानी राजस्थान के अंदर जो बरखान बालुका स्तूप, अर्धचंद्राकार जो बालुका स्तूप होते हैं वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट दूसरा है अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप जो है उसके 3 प्रकार होते हैं। अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? रेखीय बालुका स्तूप, पवनानुवर्ती और शीव बालुका स्तूप। जो अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप है वो क्या है, हवा के समानांतर बनते हैं, यानी इधर हवा चल रही है तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो है बालुका स्तूप बनेंगे।
ठीक है। सर्वाधिक महान मरुस्थल हैं सर्वाधिक बाड़मेर के अंदर यहाँ पे बनते हैं। नेक्स्ट है जो बालुका स्तूप वो है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप की बात करें तो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप है वो हवा के समकोण बनता है, यानी अगर हम इधर से हवा चल रही है तो वो बालुका स्तूप इस प्रकार से यहाँ पे बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे बनेगा। जहाँ हवा के रोकने से अवरोध होता है, ठीक है, वहाँ पे ये जो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप बनते हैं। ये जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर शेखावाटी क्षेत्र में बनते हैं। नेक्स्ट है पैराबोलिक बालुका स्तूप। पैराबोलिक जो बालुका स्तूप हैं वो क्या बनते हैं दोस्तों, पेड़ों के सहारे बनते हैं, जिसे उपनाम है इसका हेयर पिन बालुका स्तूप भी कहा जाता है। ये राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र के संपूर्ण भूभाग पर ही बनते हैं। अगला है सबर काफी या सुबर काफी बालुका स्तूप जो है ये जो आग की झाड़ी होती है उनके सहारे बनते हैं और संपूर्ण राजस्थान जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें बनते हैं। नेक्स्ट जो है नेवखा या नेवच्छा बालुका स्तूप, ठीक है। इन बालुका स्तूपों का निर्माण वनस्पति के एक और होता है। ये स्तूप राज्य में नहीं बनते, लेकिन सबर काफी बालुका स्तूप नेवख्या के ही भाग हैं, यानी जो नेवखा है या फिर नेवच्छा बालुका स्तूप है वो राजस्थान के अंदर नहीं बनते हैं। नेक्स्ट है तारा बालुका स्तूप। तारा बालुका स्तूप अगर हवा की दिशा निश्चित न हो, यानी रुक रुक के हवा अलग अलग साइड जो है अलग अलग एंगल से हवा चलती है, तो उसमें क्या होता है ये तारा बालुका स्तूप बनता है। ये सर्वाधिक अगर इनकी बात करें क्षेत्र की तो मोहनगढ़ जैसलमेर में ये सर्वाधिक बनते हैं। सूरतगढ़ अनूपगढ़ श्रीगंगानगर में भी ये बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है नेटवर्क बालुका स्तूप। नेटवर्क बालुका स्तूप की बात करिए अगर हम तो नेटवर्क बालुका स्तूप है वो हनुमानगढ़ से सिरसा हिसार हरियाणा में बालुका स्तूप जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यानी जो नेटवर्क का आपको पता ही होगा एक दूसरे से जुड़ना है, ये क्या है, नेटवर्क कहलाता है। तो जो हनुमानगढ़ से लेकर सिरसा हिसार जो से जुड़े हुए जो बालुका स्तूप हैं लगातार उसे ही नेटवर्क बालुका स्तूप बोला गया है। अगला है दरियन बालुका स्तूप। दरियन बालुका स्तूप की बात करें प्रत्येक बालुका स्तूप के ऊपर मिट्टी का लहरदार जमाव ही दरियन कहलाता है, यानी जो बालुका स्तूप बनते हैं उसके ऊपर जो लहरदार मिट्टी का जमाव होता है उसे ही दरियन कहा जाता है। नेक्स्ट है जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसके अंदर जल के स्रोत की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं आगोर जो है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में घरों के आंगन में बनी जो टंकी होती है वो आगोर होती है। एक प्रकार से राजस्थानी शब्द के अंदर भी आता है ये, ठीक है, एक प्रकार से राजस्थानी शब्द के अंदर आता है। दूसरा है नाड़ी। नाड़ी की बात करें तो छोटी नालियाँ होती है, ये खेल जिसे खेल भी बोला जाता है, पशुओं के जल के लिए होती हैं। अगला है टोबा। टोबा है बड़ी खेल होती है जो नाड़ी जिसे बोलता है ये भी पशुओं के जल के लिए होती है। टांका। टांका की बात करें तो घर में पानी के लिए एक टंकी होती है उसे टांका कहा जाता है बरसात के पानी के लिए, ठीक है। कुंड। कुंड है वर्षा जल संग्रहण हेतु ये कुंड होती हैं। बेरी की बात करें छोटे कुएं को बेरी कहा जाता है, ठीक है। और खंडीन की बात करें तो खेत में ढाल के विपरीत, जैसे मान लो ऐसे पानी बहना है, ये ढाल है तो यहाँ पर क्या है ऐसे मेड़ बना दी जाती है, यानी दीवार बना दी जाती है और यहाँ पर पानी इकट्ठा कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है खंडीन होती हैं। सबसे पहले जो खंडीन है जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई थी दोस्तों, ठीक है, जिसे पलाया भी कहा जाता है। झील की बात करें तो झील को सर कहते हैं, टोड या रन भी कहते हैं, पलाया झील भी इन्हें कहीं कहीं कहा जाता है। जो प्राकृतिक झील होती है उसे रन या टोड कहा जाता है, जो कृत्रिम झील होती है मानव निर्मित होती है उसे पलाया झील कहा जाता है, ठीक है। ये मुख्यतः खारे पानी की होती हैं। यह झीलें बालुका स्तूपों के मध्य वर्षा जल से निर्मित होती हैं, अस्थायी व दलदली होती हैं, ठीक है। यह झीलें खारे पानी की होती हैं, सर्वाधिक जैसलमेर के अंदर होती हैं। उदाहरण की बात करें तो जोधपुर के अंदर भाप व लावा होती है, बाड़मेर के अंदर थोप, ये सारी झीलें हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जैसलमेर के अंदर बात करें तो झील है वह कन्नौड़ है, पोखरण है, बाकरी झील है, बिरमसर झील है। जैसलमेर के अंदर तो चूरू के अंदर झीलों की बात करें तालचा पर झूल, परियारी झील, रणछत्र झील हैं, ये सारी झीलें हैं। जयपुर के अंदर सांबर झील है, ठीक है। अब बात करते हैं जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें कुछ परीक्षण किए गए थे, परमाणु परीक्षण। भारत में परमाणु परीक्षण पोखरण जैसलमेर में किए गए हैं। जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उसके अंदर 2 भागों में जो है परमाणु परीक्षण किए गए हैं। एक तो परमाणु परीक्षण किया गया था 18 मई 1974 के अंदर, ठीक है।
परमाणु परीक्षण किया गया था, उसको नाम स्माइलिंग बुद्धा दिया गया था। और दूसरे चरण के अंदर जो है राजस्थान के 1998 के अंदर 11 मई और 13 मई 1998 को जो पोखरण जैसलमेर के अंदर दूसरा परीक्षण किया गया था, 2 दिन किया गया था, ठीक है। उसको ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है सेलिना झील। सेलिना झील की बात करें तो उच्च लवणता वाली झील सेलिना झील कहलाती है। प्लाया झील सूखने के बाद वहाँ पर कृषि की जाती है, इसे प्लाया या खंडीन कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट है उपजाऊ भूमि, महरो बेजड़ कृषि। उपजाऊ भूमि है उसे महरो कहा जाता है। बेजड़ कृषि की बात करें तो बेजड़ कृषि को गेहूँ, चना और जौ को मिश्रित जो बिजाई की जाती है उसकी, तो उसको बेजड़ कहा जाता है। नेक्स्ट है पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी राजस्थान में रेबारी व देवासी समाज को रायका कहा जाता है, ठीक है। घरों को ठंडी कहा जाता है। जो रायका देवारी की जाति के जो घर होते हैं उनको ठंडी कहा जाता है, ठंडी कहा जाता है। रायका कृषि, रायका कृषि की बात करें तो सरसों व तारमीरा अगर मिक्स बोया जाता है तो उसे रायका कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट बाप बोल्डर। बाप बोल्डर व बादुरा बोल्डर जो है जोधपुर के हैं। ये जो है गोल चिकने पत्थर, बाप बोल्डर और चिकने जो पत्थर हैं, गोल चिकने पत्थर होते हैं, इनका संबंध कार्बोनिफेरस युग से होता है, ठीक है। परमोनिफेरस युग से इनका संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट है पश्चिमी मरुस्थलीय भाग के अंदर एक सीरीज पाई जाती है, एक पट्टी पाई जाती है, जल पट्टी, जिसे लाठी सीरीज बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पहले तो इससे क्वेश्चन बहुत आते थे। जैसलमेर के भूगर्भिक मीठे पानी की जो मीठे जल की एक पट्टी है जिसे क्या है लाठी सीरीज बोला जाता है, जो कि जैसलमेर के मोहनगढ़ से पोखरण जैसलमेर तक एक 80 किलोमीटर लंबी एक पट्टी है जल की। ज़मीन के नीचे 60 मीटर चौड़ी ये पट्टी है ज़मीन के अंदर, उसे क्या है लाठी सीरीज बोला जाता है। ये जो जलपट्टी है इसके अंदर जो मीठा पानी निकलता है, जिसे इस जो जलपट्टी है उसके अंदर एक चंदन नलकूप लगाया गया है, उसको थार का गढ़ा कहते हैं। यानी थार के अंदर मीठा पानी मिलना बहुत कठिन है, तो ये चंदन नलकूप है, उसको थार का गढ़ा कहा जाता है। जो लाठी सीरीज जलपट्टी है उसके अंदर सेवन, करड़, मुराल घास पाई जाती है, घास यहाँ पे उगती है, ठीक है। नेक्स्ट है जो सेवन घास का वैज्ञानिक नाम है लस्सीथुरस सिंडिकुस, यहाँ पे इसका वैज्ञानिक नाम है सेवन घास का। सूखने पर इस घास को लोन कहा जाता है। सेवन घास गोडाउन पक्षी की प्रजनन स्थली है, ठीक है। नेक्स्ट है नखलिस्तान। एक बिंदु है नखलिस्तान पॉइंट है, जो हरा भरा मरुस्थल है, मरुस्थल का हरा भरा भाग है, उसको नखलिस्तान बोला जाता है। राजस्थान का नखलिस्तान की बात करें तो गजनेर बीकानेर जो है राजस्थान का नखलिस्तान कहलाता है। लाठी सीरीज थार मरुस्थल में परिस्थिति संतुलन का उदाहरण है, ठीक है। लाठी सीरीज के अंदर जल स्रोत की बात करें तो जो पुरानी विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी यहाँ पे जल स्रोत का उदाहरण है। अब बात करते हैं जो प्रोजेक्ट सरस्वती मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर चलाए जा रहे हैं वो किस कारण चलाया जा रहा है। लाठी सीरीज के अंदर IOC और ONGC ये तेल कंपनियां हैं, उनके द्वारा सरस्वती जो नदी है उसको खोजने का प्रयास किया जा रहा है। उनका दावा है कि उनकी एक रिपोर्ट इन्होंने जारी की 26 नवंबर 2016 को, उसमें KS वाल्दिया समिति ने ये दावा किया है कि सरस्वती नदी मिथ्या नहीं है, यानी झूठ नहीं है, सरस्वती नदी है वो हुआ करती थी, इसे जिंदा नदी का दर्जा दिया गया है, जो KS वाल्दिया समिति है उसके द्वारा। नेक्स्ट पश्चिमी मरुस्थलीय के भाग के अंदर जो एक बटाड़ू का कुआं पाया जाता है जिसे राजस्थान का जल महल कहा जाता है, ठीक है। जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसके अंदर जो थार की वैष्णो देवी और जो सैनिकों की कुल देवी है, थार की वैष्णो देवी और सैनिकों की कुल देवी कही जाने वाली तन्नोट माता का मंदिर स्थित है, जो जैसलमेर के अंदर तन्नोट माता का मंदिर, ठीक है। एक यहाँ पे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर एक पार्क भी स्थित है जिसका नाम है वुड फॉसिल्स पार्क, जो कि आकल गांव जैसलमेर के अंदर है। यहाँ पे समुद्री वनस्पति के अवशेष मिले हैं, जुरेसिक युग के लकड़ियों के अवशेष और डायनासोर के भी यहाँ पे अवशेष मिले हैं। एक यहाँ पे कुलदरा गांव है, वो भी फेमस है, कुलदरा गांव जैसलमेर है, वहाँ पे व्हेल मछली के जो अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट जो कुलदरा गांव है उसको भूतिया गांव का भी दर्जा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर कैक्टस गार्डन जो है कुलदरा गांव के अंदर स्थापित किया गया है। ये भी
एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कुलदरा गांव है, वहाँ पे कैक्टस गार्डन स्थापित किया गया है। नेक्स्ट एक पॉइंट है बालुका स्तूप विहीन क्षेत्र। बालुका स्तूप विहीन क्षेत्र की बात करें तो बालुका स्तूप विहीन क्षेत्र है, वहाँ पे क्या है, चट्टानी मरुस्थल पाया जाता है। वहाँ पे जो है बालुका स्तूप नहीं पाए जाते हैं, वहाँ पे चट्टानी यानी चट्टान, कुछ चट्टाने हैं, कुछ रेत हैं, चट्टाने हैं, रेत हैं, इस प्रकार से भाग पाया जाता है, उसको हमादा बोला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। हमादा किसे कहा जाता है, तो हमादा चट्टानी मरुस्थल होता है, उसको कहा जाता है। जो बालुका स्तूप विहीन वो भाग है, वहाँ 41.50% भाग जो है शुष्क मरुस्थल का 41.50% भाग बालुका स्तूप विहीन भाग है। यहाँ पे जो है राजस्थान का कोयला उत्पादन किया जाता है। पेट्रोलियम व कोयला अवसादी चट्टानों व टर्सरी युग का होता है, यानी जो अवसादी चट्टानों से कोयला पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त होते हैं। सेकंड है, एक तो था बालुका स्तूप युक्त बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश और एक है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। दूसरा है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, यह पश्चिमी मरुस्थल शुष्क मरुस्थल के 58.5% भाग पर पाया जाता है। सर्वाधिक बालुका स्तूप की बात करें तो जैसलमेर के अंदर सभी प्रकार के बालुका स्तूप जोधपुर व बाड़मेर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अर्धशुष्क मरुस्थल। अर्धशुष्क मरुस्थल की बात करें तो अर्धशुष्क मरुस्थल के अंदर है 25 से 50 सेमी वर्षा होती है। जो पश्चिमी सीमा इसकी 25 सेमी है और पूर्वी सीमा 50 सेमी है। जो अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है उसका उपविभाजन किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है उसको। एक तो घग्गर बेसिन है, कांतली बेसिन है, नागौरी उच्च भूमि है और ढूंढनी बेसिन है। इन 4 भागों में इसको बांटा गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो घग्गर बेसिन है। पश्चिमी मरुस्थल के अंदर जो घग्गर बेसिन है उसकी बात कर लेते हैं। घग्गर नदी यहाँ पे बहती है, इसके अंतर्गत हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले आते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में नहरों से सिंचाई होती है। सेम की समस्या और रसदार फलों का उत्पादन यहाँ पे होता है। गेहूं और चावल का उत्पादन जो घग्गर बेसिन है उसके अंदर होता है। सेकंड है कांतली बेसिन। जो कांतली नदी है सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, उसकी बात कर लेते हैं। जो कांतली बेसिन है वो चूरू, झुंझुनू, सीकर यानी शेखावाटी क्षेत्र में है। शेखावाटी क्षेत्र और कांतली बेसिन कहलाता है। खरीफ की फसल का उत्पादन यहाँ पे होता है। सिंचाई द्वारा रबी फसल है उसका भी उत्पादन होता है। नेक्स्ट है नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि की बात करें तो नागौरी उच्च भूमि है जोधपुर, नागौर, पाली क्षेत्र है, वहाँ पे नागौरी उच्च भूमि है। सर्वाधिक फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्र है नागौरी उच्च भूमि है। फ्लोराइड युक्त पानी पीने से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। ठीक है, सर्वाधिक जो फ्लोरोसिस है वो ये फ्लोराइड युक्त जल है जायल के अंदर पाया जाता है। इस रोग से हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती है यानी बांकी हो जाती है, कुब्बड़ हो जाता है। इस रोग से प्रभावित क्षेत्र नागौर से अजमेर के मध्य जो भाग हैं वो सर्वाधिक प्रभावित हैं। ठीक है, जो नागौरी उच्च भूमि के अंदर जो फ्लोराइड युक्त जलपट्टी पाई जाती है उसको कुब्बड़ पट्टी या फिर बांका पट्टी भी बोला जाता है। अगर बात करें सर्वाधिक जो है फ्लोरोसिस रोग से प्रभावित है नागौर की मकराना तहसील है, और मकराना तहसील का गांव पूछ ले तो वो है आसरवा गांव। आसरवा गांव है वो मकराना तहसील का है नागौर के अंदर, वो सर्वाधिक फ्लोरोसिस रोग से प्रभावित है। राजस्थान में सर्वाधिक पानी की कमी है वो नागौरी उच्च भूमि के अंदर है। नेक्स्ट है लूनी बेसिन। लूनी बेसिन की बात करें तो लूनी बेसिन है बाड़मेर, जालौर, पाली का भाग लूनी बेसिन के अंदर आता है। लूनी बेसिन के क्षेत्र को गोड़वाड़ क्षेत्र, लूनी बेसिन का जो क्षेत्र है गोड़वाड़ क्षेत्र या गोड़वाड़ बेसिन में कहलाता है। हमादा, हमादा एक पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट है। हमादा चट्टानी जो मरुस्थल होता है उसको हमादा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 2 या 2 से अधिक हमादा स्तूपों के मध्य वर्षा जल एकत्रित हो जाता है जिसे बालसन कहा जाता है। जो हमादा होते हैं चट्टानी मरुस्थल, 2 चट्टानी मरुस्थल है उनके मध्य अगर पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसे बालसन झील कहा जाता है। ठीक है, ढांड झील यह मीठे पानी की झील होती है। सर्वाधिक बीकानेर के अंदर ढांड झील पाई जाती है। रेग, रेग की बात करें तो कंकरीला जो मरुस्थल होता है वो रेग कहलाता है। इरग, इरग की बात करें तो यह पूर्ण रूप से थार मरुस्थल है जो है वो इरग कहलाता है। नेक्स्ट है बालुका स्तूपों के मध्य नीचे वाले भाग को मरहो कहा जाता है। मरहो जो है बालुका स्तूपों के मध्य नीचे वाला भाग होता है, वहाँ पे पानी एकत्रित हो जाता है और वो उपजाऊ बन जाता है, वो क्या मरहो कहलाता है। नेक्स्ट है जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, विशेष तथ्य। थार मरुस्थल की जीवन रेखा की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर है। थार मरुस्थल की प्रमुख नदी की बात करें तो लूनी नदी है। मारवाड़ का अमृत सरोवर है जवाई बांध पाली के अंदर जो है वो कहलाता है। मारवाड़ की जीवन रेखा है नर्मदा नदी है जो जालौर और बाड़मेर को पानी उपलब्ध करवाती है। थार मरुस्थल का आदर्श स्थान अगर बात करें रानीवाड़ा जालौर है। थार मरुस्थल की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो डोसी
पर्वत जो है जसवंतपुरा पहाड़ी जालौर के अंदर है, डोसी पर्वत है, ठीक है, वो कहलाता है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, नेक्स्ट है, नोट लगा कि यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की हुई है, थार मरुस्थल भारत में मानसून को आकर्षित करता है क्योंकि ये निम्न वायुदाब के अंदर वह उच्च तापमान है। यानी थार का मरुस्थल है वहाँ पे उच्च तापमान होता है और वायुदाब वहाँ पे कम होता है, इस कारण वहाँ पे जो है मानसून जो आकर्षण वहाँ पे होता है। तापमान की अगर हम बात करें थार के मरुस्थल की, तो यहाँ गर्मियों में 49 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में -3 डिग्री सेल्सियस होता है। औसत तापमान की बात करें तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ औसत तापमान होता है। जलवायु की बात करें तो जलवायु शुष्क व शुष्क जलवायु पाई जाती है। रोही अरावली के पश्चिम में हरी घास की पट्टी है, उसे रोही कहा जाता है, ठीक है। मारवाड़ का जल महल, मारवाड़ का जल महल अगर बात करें, बटाड़ू का कुआं बाड़मेर है। थली, थली दो बल्क स्तूपों के मध्य का स्थान जहाँ वर्षा जल है वो अस्थायी जिले बना लेता है, वो क्या कहलाता है, थली कहलाता है। थली या तली और पैदल चलने वाला रास्ता गारो कहलाता है, ठीक है। रेतीले बल्क स्तूपों का ऊपरी भाग जो है गोर कहलाता है। थार मरुस्थल विश्व में मरुस्थलीय भागों में जैव विविधता की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। जो थार का मरुस्थल है उसमें क्षेत्रफल के अनुपात में जनसंख्या अनुपात कम बनता है। नेक्स्ट है, शेखावाटी में वर्षा जल संग्रहण हेतु जो कच्चे कुएं हैं उन्हें जोहड़ कहा जाता है। छोटे तालाब है उसे सर कहा जाता है। गासी, गासी की एक शब्द है, उसका अर्थ क्या है, गासी का अर्थ है दो रेतीले टिल्लों के मध्य का भाग जो रास्ता होता है उसे गासी कहा जाता है। कारवा, ऊँटों का झुंड कारवा कहलाता है, ठीक है। बजादा, बजादा है बालू मिट्टी का जमाव है, बजादा कहलाता है। गिरिपद, कठोर चट्टानी पर्वतों के चारों ओर पानी का जमाव है, वो गिरिपद कहलाता है। रेल या नहर, मरुस्थलीय क्षेत्र विस्तृत पानी के जमाव है, मुख्यतः जालौर के अंदर जो रेल या नहर कहलाता है। अब इंसेल वर्ग, इंसेल वर्ग की बात करें तो इंसेल वर्ग तीपीय पर्वत जिसे बोला जाता है। रेगिस्तान में कठोर चट्टानी पर्वत हैं, उसे इंसेल वर्ग कहा जाता है। उर्मिका, उर्मिका की बात करें, बल्क स्तूपों पर बनने वाले लहरदार परतें हैं, उर्मिका कहलाती है। हवा से लहरदार जो जमाव है वो उर्मिका कहलाता है। लघु मरुस्थल, लघु मरुस्थल की बात करें तो लघु मरुस्थल गुजरात के कच्छ से बीकानेर के मध्य जो मरुस्थल है वो लघु मरुस्थल कहलाता है। मावट, मावट की बात करें तो मावट है यह भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों को शीत ऋतु में होने वाले, जो भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभों से जो है शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे मावट कहा जाता है। इन्हें गोल्डन जो बूंद भी कहा जाता है, गोल्डन रेन। नेक्स्ट, जो मावट जो वर्षा होती है सबसे उपयोगी रबी फसल के लिए होती है। ये एक भूमध्य सागरीय चक्रवात है, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पूर्वैया। पूर्वैया क्या है, पूर्वैया ये दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून हवाएं हैं। यह समसामयिक पवनें हैं। लाठी सीरीज मरुस्थल का नकली स्थान ओएसिस कहलाता है, यानी पूर्वैया से ओएसिस कहलाता है। लू, लू की बात करें तो लू है ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म व शुष्क स्थानीय पवनें लू कहलाती हैं। सेवण, कर्ण, अंजन, बरू, सूंगनी आदि ये जो हैं घासों के नाम हैं, ये ध्यान रखना। ये पूछा जाता है सीधा सीधा, सेवण, कर्ण, अंजन, बूर ये क्या है, तो ये एक प्रकार से घास हैं। नेक्स्ट, पोखरण जैसलमेर। पोखरण जैसलमेर की बात करें तो यहाँ पर बालका स्तूप युक्त क्षेत्र हैं, ठीक है। इस क्षेत्र के अंदर है सेज की स्थापना की गई है। सेज का पूरा नाम है सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन है। सेज का अर्थ है सौर ऊर्जा की विपुल संभावना। तो सेज की स्थापना अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा की गई है। अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना है अगस्त 2000 के अंदर की गई थी, जिसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है। अक्षय ऊर्जा निगम जो है गैर परंपरागत या नवीकरण ऊर्जा की संस्था है। इसकी स्थापना 2 कंपनियों द्वारा की गई है। 2 कंपनियां कौन कौन सी, एक तो है रेडा, एक है आरपीसीएल। रेडा का पूरा नाम है वो है राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है 1985 में जिसकी स्थापना हुई थी। एक आरपीसीएल राजस्थान पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है 1995 में जिसकी स्थापना हुई थी। इन दोनों को मिलाकर हैं वो अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की गई थी अगस्त 2000 के अंदर। नेक्स्ट है जो रेडा और आरपीसीएल हैं, दोनों कंपनियों द्वारा अगस्त 2000 के अंदर अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की गई थी। राजस्थान सतत ऊर्जा विकास निगम जो एक राज्य स्तरीय संस्था है। बालोतरा और पोखरण के मध्य अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं वो मगरा कहलाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप बात करें हम
जो पश्चिमी मरुस्थल ये है वो थार मरुस्थल का भाग है। तो थार मरुस्थल है बात करें तो वो ये भारत और पाकिस्तान के अंदर फैला हुआ है। भारत के अंदर बात करें तो 62% हिस्सा भारत के अंदर है और 38% हिस्सा है पाकिस्तान के अंदर है। भारत की बात करें, भारत के अंदर राजस्थान के अंदर 61.11 है और राजस्थान के अलावा 3 राज्यों में फैला हुआ है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात के अंदर, तो वहाँ पे 0.38% फैला हुआ है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भारतीय उपमहाद्वीप जो ऋतु चक्र काल को बनाए रखता है। बलुई मृदा, रेतीली मृदा, वैज्ञानिक नाम है एंटीसोल, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती हैं। 10 सेमी समवर्षा रेखाएं जैसलमेर से गुजरती हैं। जो 10 सेमी समवर्षा रेखाएं हैं वो हैं जैसलमेर से गुजरती हैं। नेक्स्ट है मरुस्थलीय प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, यानी सबसे बड़ा क्षेत्र है यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम है। शेकौड़ी क्षेत्र में घास के मैदान को बीड़ कहा जाता है, ठीक है। ढूंढाड़ क्षेत्र में घास के मैदान को बीड़ा कहा जाता है। बीहड़ की बात करें तो नदियों द्वारा मिट्टी को काटकर जो गहरे गर्त बनाए जाते हैं उसे जो है बीहड़ कहा जाता है। हार्डपन की बात करें तो हार्डपन नागौर और बीकानेर के मध्य जिप्सम का जमाव है, उसे हार्डपन कहा जाता है। हार्डपन जो है बीकानेर और जैसलमेर के मध्य जिप्सम का जमाव है, उसे हार्डपन कहा जाता है। नेक्स्ट है छप्पन की पहाड़ियाँ सिवाना व बलोत्रा के मध्य पहाड़ियाँ हैं। इसे जो है बलोत्रा बाड़मेर को मेवा नगर के नाम से जाना जाता है। मेवा नगर, यह नकोड़ा पर्वत यहाँ पे है बाड़मेर के अंदर। जो नकोड़ा पर्वत है वहाँ पे नकोड़ा भैरवनाथ का मंदिर है जो जैन धर्म के 23वीं तीर्थ पार्श्वनाथ को समर्पित है। छप्पन की पहाड़ियों में मध्य एक कुकलूद गांव है जहाँ हल्देश्वर की पहाड़ियाँ स्थित हैं। हल्देश्वर महादेव का मंदिर भी यहाँ पे स्थित है। पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा यहाँ पे होती है। तो पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू जो है हल्देश्वर महादेव को कहा जाता है। नेक्स्ट है रेल या रेला। जालौर में लूनी नदी का भावस्कर रेल या रेला कहलाता है। नेहड़ा या नेस्टा जल संग्रहण विधि ये होती है, ठीक है। नेक्स्ट है परंपरागत जल संरक्षण यानी जो ओल्ड जल संरक्षण की विधि अपनाई जा रही है, जैसे तालाब है, बावड़ी है, झील है, कुआ है, नाड़ा है, टोबा, कुई है, नाड़ी है, खंडील है, ये सारी परंपरागत जल संरक्षण का जो साधन है। नेक्स्ट है वो है ग्रेनाइट पर्वत है, वो जालौर के अंदर पाए जाते हैं। बिशल देवरासु की ग्रंथ की रचनाएं बागड़ी भाषा के अंदर है। समगांव जैसलमेर में स्थित वनस्पति विहीन क्षेत्र है। राजस्थान में थार मरुस्थल का क्षेत्र 2/3 भाग है, ठीक है। बेरी किसी जल स्रोत से रिसने वाले पानी को पुनः उपयोग में लेकर छोटे छोटे कुएं बनाए जाते हैं, जिसे बेरी कहा जाता है। छोटे कुएं बेरी कहलाते हैं। ढोल लंबाई में स्थित वालका स्तूप को ढोल कहते हैं। शानदार नलकूप का प्राचीन जो वास्तविक नाम है वो चौहान है। वालका स्तूपों का सर्वाधिक अपर्दन व स्थानांतरण मार्च से जुलाई के अंदर होता है, जो ग्रीष्म काल आता है उसके अंदर होता है। मरुस्थल में जो जल टांका है उसको है आगोर कहा जाता है। ताल छापर परिहारा रन क्षेत्र जो है शेखावाटी के अंदर पाए जाते हैं। राजस्थान के अंदर बात करें अगर हम हनुमानगढ़ जंक्शन और बालोतरा बाड़मेर है, वो नदी के जो पार्ट होता है नदी का उससे भी नीचे का क्षेत्र है, यहाँ पे बाढ़ भी आ जाती है कई बार। चीनी यात्री हेवेनसांग ने मरुस्थल को गुजरातरा कहा है, ठीक है। मरुस्थलीय प्रदेश को लीबिया और मिस्र में सिटीर कहा जाता है। थार शब्द का अर्थ है मरुभूमि, ठीक है। थार का मरुस्थल विश्व का एकमात्र मरुस्थल है जिसके निर्माण में दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं का योगदान है, ठीक है। नेक्स्ट है जो पश्चिमी मरुस्थलीय है वहाँ पे वनस्पति है केर, बेर, फोग, बबुल, सेवन घास पाई जाती हैं। बलुई मरुस्थल को सहारा मरुस्थल में इरग, तुर्किस्तान में कोडरम कहते हैं। मरुस्थल में उत्तर पश्चिमी भाग थली व दक्षिणी पश्चिमी भाग थली कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पश्चिमी मरुस्थल के समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें 200 से 300 मीटर ऊंचा है। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उससे जो है NH-15 सबसे लंबा राजस्थान का है। NH-15 नया नाम NH-62 है, वो यहाँ से गुजरता है। नेक्स्ट बम्बुलिया एक शब्द है। गर्मियों में तेज़ हवा चलने से मिट्टी उड़ने चक्रवातों से बनने वाले उत्पन्न वायु भंवर को है बम्बुलिया कहा जाता है। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना है, वो 27 जनवरी 2016 से स्टार्ट की गई थी गर्दनखेड़ी झालावाड़ से। ये जो है 4 चरणों में जो है इसको चलाया गया था। प्रमुख उद्देश्य क्या था इसका? राज्य को जल की दृष्टि से स्वावलंबी बनाना, आर्थिक सामाजिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण, ठीक है।
इसके लिए 4 चरण अपनाए गए थे। जनवरी 2016 के अंदर एक पहला चरण शुरू किया गया था, दूसरा है दिसंबर 2016 से जनवरी 2017 और तीसरा है दिसंबर 2017 से जनवरी 2018। चौथा जो चरण है दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 तक जो है चौथा चरण चलाया गया है। नेक्स्ट जो है 4 वाटर कॉन्सेप्ट। वाटर कॉन्सेप्ट क्या है? वाटर कॉन्सेप्ट में क्या है? सही जल, परंपरागत जल स्रोतों का पुनः उद्धार करना, वर्षा जल है, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, भूमिगत जल को और मृदा की नमी है, ये सारी की सारी क्या है? वाटर कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संग्रहण की आधुनिक जो तकनीकी है। वाटर हार्वेस्टिंग, इसमें क्या होता है? छत का पानी जो होता है बरसात में, छत का पानी जो होता है उसको किसी पाइप द्वारा एक जो कुंड वगैरह से जोड़ दिया जाता है, उसको इकट्ठा किया जाता है, वो क्या है? वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है। रेन यानी रेन वर्षा का जो हार्वेस्टिंग सिस्टम है, इकट्ठा करना उसको, ये आधुनिक तकनीक है। ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने जो पॉइंट पढ़ा है, पहला जो विभाजन था राजस्थान का पश्चिमी भूतलीय प्रदेश जो है उसको पढ़ा है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे वो अरावली पर्वतमाला जो सेकंड है हमारा, वो पढ़ेंगे। ठीक है। हमारे द्वारा ये जो क्लास दी जा रही है वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल हो रही है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास वाला बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको जो भी नई क्लास हो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।